पिछले दिनों जो है वो खुला है HP स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जो दफ्तर खुला, वहाँ पर आज हम आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, कमीशन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। इश्यूज़ कोई इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है, पर फिर भी नई संस्था एक बनी है जो अपनी गतिविधियां पिछले जनवरी से, जब से इसका उद्घाटन हुआ है, तब से हम कुछ गतिविधियां अपने प्रदेश में जो है वो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा द बेस्ट वे जो है इस वक्त यही होगा कि जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उनके माध्यम से जो है वो जन जन तक पहुंचे और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसका मैंडेट है, वो आपके माध्यम से जो है वो आम जनता तक, जो इसके लिए पात्र व्यक्ति हैं, उन तक ये बात पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो 2017 सितंबर में इसका शुरुआत हो गई थी, पर बीच में किन्हीं कारणों से जो है इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट अभी पिछले अगस्त 2021 में किया गया और मुझे ये जिम्मेवारी मिली है। तब से हमने क्योंकि नई तरह का इसमें एक्टिविटी है और जैसे आपको मालूम ही है कि कमीशन जो है इट इज़ अ बिट डिफरेंट देन द बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस। बेसिकली इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी और इसका मैंडेट जो है वो जो सिविल कोर्ट के जो हम राइट्स जो है इस कमीशन के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अभी हमने सबसे पहले, अब जैसे आपको मालूम है कि आज मेरे साथ मेरी लेफ्ट साइड में श्री अजय चौहान जी बैठे हैं, जो हमारा जो 4 सदस्यीय ये कमीशन है जिसमें चेयरमैन मैं हूँ। श्री अजय चौहान जी जो हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, वो एक उसके सदस्य हैं और 2 और सदस्य हैं। एक हमारे जगजीत बग्गा जी, वो भी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और एक मैंडेटरी होता है कि एक महिला का होना कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ज़रूरी है। तो एक वो लेडी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट लेडी है, सोशल वर्कर है, शी बिलोंग्स टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो वो, और एक हमारे आज हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर हैं जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो विभाग पहले था अब इसोमसा के नाम से इस विभाग को हम जानते हैं। तो हमने अभी जो अपनी गतिविधियां की हैं हर जिले में जाकर, क्योंकि जिले में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है थोड़ा पता चलना चाहिए कि कमीशन क्या है और कमीशन की एक्टिविटी क्या है और हमारी जिला के जो अधिकारी हैं उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं। तो हमने अभी 6 जिलों में, जिसमें सोलन, हमीरपुर, आपका धर्मशाला, आपका कुल्लू, मंडी, ये 6 जिले जो है, और शिमला, 6 जिले जो है हमने अभी तक कवर किए हैं। और उसमें 6 जिलों में जिला के जो अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी का मतलब हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हर विभाग के, तो उनके साथ मीटिंग की है। मीटिंग के साथ साथ हमने इसमें 2 कैटेगरीज और जोड़ी हैं। 2 कैटेगरी वो हमने इसलिए जोड़ी हैं क्योंकि बेसिकली आधिकारिक तौर से जो हमारे को फिगर्स आती हैं वो तो एक साइक्लोस्टाइल सा होता है, एक रेपुटेशन होता है विभागीय, वो मिलता है। पर व्हाट इज द फीडबैक फ्रॉम द पीपल, बेसिकली ये जो है हमारे जो समाज के, यानी अनुसूचित जाति वर्ग है, दलित समुदाय है, जो वर्षों से जो है पीड़ित है, तो हमें देख रहे हैं कि जो उनका सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल जो उनकी एक स्टेटस है उस जिले में, वो क्या है, उसका हमने एक पॉइंट इसको लिया है। वैसे 3 हम जो है इस पर जो हमने
इश्यूज को लेकर चले हैं। एक तो यही है कि जो हमारा दलित समुदाय है, अनुसूचित जाति वर्ग है, उनका समाज में आज सामाजिक, आर्थिक और जो पॉलिटिकल और शैक्षिक तौर से वो कितने के जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उनको कितना के लाभ मिला है। तो आंकड़ों के हिसाब से तो वो सरकार के जो अधिकारी हैं वो हमको बता देते हैं। पर हमने इसमें 2 कैटेगरी और एडिशन किया है। वो 2 कैटेगरी मैं समझता हूँ दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैटेगरी हमने कहा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस जिला के, ही में भी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा, ही में भी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, और वहाँ के विधायक हैं अनुसूचित जाति के। और इसी के साथ साथ जो है हमने जो जिला पंचायत में, आपके ब्लॉक समिति में, आपके जो कारपोरेशन में, निगम में, आपकी जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, शेड्यूल कास्ट मेंबर्स, शेड्यूल कास्ट, और इसके साथ बीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आपके मेयर, डिप्टी मेयर हो सकते हैं। तो उनका एक ये कैटेगरी हमने उसमें लाई, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों को मालूम होता है कि इस समुदाय के लोगों के साथ, और वो भी इसी समुदाय से जो है चयनित होकर आते हैं, तो वो ज्यादा तरीके से जो है कमीशन को फीडबैक दे सकते हैं कि वस्तु स्थिति जो है वो फील्ड में ये है। तीसरी कैटेगरी हमने, इससे और ऊपर की कैटेगरी में कहूंगा, ऊपर इसलिए कहूंगा कि समाज में बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो दलित समुदाय के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और सरकार के समक्ष जो है वो समय समय पर अधिकारियों के समक्ष, वहां के सरकार के समक्ष चुने हुए प्रतिनिधि, एमपी, मेंबर पार्लियामेंट या चीफ मिनिस्टर या आपके गवर्नर, तो वो इस प्रकार की जो उनके ऊपर जातियां हो रही हैं या क्या चाहते हैं, किस तरह की योजनाएं बननी चाहिए, योजनाएं बनी हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए भी हमने वो तीसरी कैटेगरी, उनके जो यानी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इस प्रकार की लड़ाई समाज में लड़ते हैं, उनके लिए ये 3 कैटेगरी हमने जब देखी तो हमने देखा कि इससे बहुत अच्छा एक फीडबैक हमको मिला है। इन 6 के 6 जिलों में मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा हमको एक एनकरेजमेंट मिला कि जो ये अभी सरकार ने जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया है, यानी हमारे आयोग का, इससे दलित समुदाय को, जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है, उनको आने वाले दिनों में बहुत से लाभ जो इसके मिलने वाले हैं। दूसरा हमने फैक्टर जो साथ जोड़ा है वो हमने रखा कि कुछ एट्रोसिटीज हैं इस समुदाय पर होती हैं, कंटिन्यूसली होती हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आपके माध्यम से भी बहुत सी जो जातियां हैं दलित समुदाय पर, किसी वर्ग, इस वर्ग पर, हमारी बेटियों पर, हमारी महिला बहनों पर जातियां होती हैं, तो वो भी, उसका भी आकलन हम करते हैं, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, उसमें कुछ पिछले दिनों चेंजेस की गई, प्रावधान लाए गए। उसमें यही था कि जो इस प्रकार के मामलों में संलिप्त है व्यक्ति, अभी जो बन जाता है, जिसके ऊपर वो चार्ज लगते हैं और शिकायत पत्र उसके खिलाफ जाता है, तो ही शुड बी डायरेक्टली अरेस्टेड। उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर आता है तब तक वो सारा मैनिपुलेशन वहां पर कर देता था। तो इसलिए पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट आया कि देयर विल बी नो एंटीसिपेटरी बेल और ही शुड बी डायरेक्टली पुट बिहाइंड द बार्स, ही शुड प्रूव हिमसेल्फ कि आई हैव नॉट डन दिस। तो एक ये जब आया एक्ट, तो इसके माध्यम से भी हम जो वहां के एसपी हैं, जिला के एसपी हैं, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वहां पर सरकार का, तो उनसे हमने वो फिगर्स वगैरह ली, और मैंने फिगर 2015 से लेकर 2021 तक जो है वो फिगर ली है कि भाई कितने केसेस आपके इस साल में किस तरह के केसेस हुए, तो वो कितने आपके उनके खिलाफ चार्जेस हुए हैं, कितने के खिलाफ एफआईआर हुई, कितने के कोर्ट में गए, कितने के जो हैं वो कोर्ट से बरी हुए हैं। इस प्रकार का वो जो खाका हमारे पास आया, तो उससे हमें एक बड़ी संतुष्टि तो नहीं कह सकता हूं, पर जब हम दूसरी स्टेट के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं कि एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, तो दूसरी स्टेट्स की जब हम एट्रोसिटीज सुनते हैं तो वो बहुत ही खौफनाक है, बहुत डरावनी हमारे सामने आती है
कि पूरे के पूरे गांव दलितों के जला दिए जाते हैं और पूरे के पूरे गांव को जो है वो कई किस्म के उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। परंतु मुझे इस बात से इतना कि संतोष जरूर है कि इस देवभूमि में उस कंपैरिजन में जो हम बाहरली स्टेट्स का जब देखते हैं तो उस कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश बहुत नीचे है। यानी हमारा हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का एट्रोसिटी प्रोन एरिया भी नहीं है कि कोई एक क्षेत्र है कि वहां पर रिपीटेडली जो है इस प्रकार के जो है केसेस होते हैं। कंपैरिजन में कह रहा हूं, होने नहीं चाहिए, आज हो भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हाल ही में आपने शिलाई के 2-3 केसेस हमारे सामने आए। वहां का पिछले दिनों तो एक नौजवान को जो है उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो है अभी हमारी कॉलेज की छात्रा के साथ जो है जिस प्रकार का बिहेव हुआ वो आपके सामने अभी रिसेंटली आजकल आपके माध्यम से जो सोशल मीडिया पर एक वायरल चला हुआ है कि आज भी कुछ इस प्रकार की मानसिकता के जो है, मैं कहूंगा कि घृणित जिनकी मानसिकता है, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक कार्यक्रम में बुलाकर उनका यानी किस प्रकार से जो है उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। यानी उनको खाने के लिए अलग व्यवस्था और दूसरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था और फिर उसको माइक पर जो है वो बोला जा रहा है। यानी इस प्रकार के घृणित मामले भी यहाँ पर अभी हो रहे हैं। ये बात ठीक है, हम चाहते हैं और कमीशन भी चाहता है कि हमारा जीरो टॉलरेंस इसके प्रति हो और हिमाचल प्रदेश में एक भी मामला जो है एट्रोसिटीज का ना हो तो दैट विल बी आइडियल स्टेट फॉर अदर्स। पर कंपैरिजन में मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते जिसको 40-45 साल जो है सोशल लाइफ में पॉलिटिकल लाइफ में हो गए और एक चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग का होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की स्थिति जो है वो बेहतर है। और हम चाहेंगे कि कोई भी मामले इस प्रकार के सामने ना आएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं। अनुसूचित जाति का जो ये आयोग है वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहा है। बहुत से मामले जो है सुओ मोटो भी हमने जो आपके अखबार के माध्यम से आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आए उनको हमने टेकअप किया है सुओ मोटो और वहां के कंसर्न्ड एसपी को स्टेटस रिपोर्ट को जो है हमने मांगा है। और अगर वहां पर कोई जो है वो एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो उसके लिए हमने उनको डायरेक्ट किया है कि तुरंत एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। मैं आपके ध्यान में एक जरूर कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों हमारा जो टूर हुआ है हमने सभी एसपीज को डायरेक्शन दी है और वो डायरेक्शन ये दी है कि आपकी वजह से सोशल जो हमारी हार्मनी है समाज में जो भाईचारा है वो कई बार आपकी वजह से खराब होता है। कैसे खराब होता है? जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है कहां जाएगा? वो पुलिस के पास ही आएगा। पुलिस के पास आता है तो उसको जो है वो पुलिस वाले पहले तो ट्रीट ही नहीं करते उसको, यानी उसका कोई लेना देना नहीं ऐसा समझा जाता है। या जब वो ज्यादा दबाव डालता है तो फिर उसके साथ माल ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया जाता है। परंतु जब थोड़ी सी और गांव के लोग इकट्ठे होकर उसके रिश्तेदार आते हैं तो फिर वो कोशिश करता है कि कुछ लिखा जाए। तो हमने एसपीज को कहा है, फॉर ऑल द एसपीज के लिए डायरेक्शन दी है कि आप एक काम करें। इससे ही पता चल जाएगा कि जिस वक्त भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो आपके पुलिस के एरिया में जो पुलिस चौकी है, आपका थाना है, वट एवर इट इज, वहां पहुंचता है, आप रजिस्टर मेंटेन करें और ये लिखिए कि ये इतने बजे यहां पहुंचा। मान लो 10:10 शाम को रात को वहां आया, कोई भी व्यक्ति आया तो दैट शुड बी एंटर्ड। वो अपनी क्या व्याख्यान करता है, क्या वो एप्लीकेशन देता है, और लिख भी नहीं सकते हैं लोग, अनपढ़ भी हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, तो वो क्या बोल रहा है, क्या शिकायत उसने करी है, वो आप उसको लिखित रूप में उससे लीजिए और लेने के बाद उसको एफआईआर अप करें। 2 टाइम मैं चाहता हूं कि एसपी उसको नोट करे। एक तो उसका एंट्री टाइम एक, और दूसरा जो टाइम है वो एफआईआर उसने कब लॉन्च की है, क्या 2 घंटे बाद की है, 5 घंटे बाद की है, 8 घंटे बाद की है, 2 दिन बाद की है। तो कई बार 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की मैं बात करता हूं, जो कि एक बहुत स्ट्रिंजेंट कह सकता हूं कि एक्ट है टू सेफ गार्ड दीज दलित्स। तो हमने कहा कि ये 2 पता चल जाएगा कि ये इन बिटवीन जो हुआ
तो उस पुलिस ऑफिसर को जो है ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करवा कि आपको जब ये 10:10 पर आया, 1-2 घंटे जो है तहकीकात में लग सकते हैं, उससे पूछताछ में लग सकते हैं, तो एफआईआर तो आपको करनी है। यू आर नोबडी टू डिसाइड इट, कोर्ट बैठे हैं उसके लिए। जब आपकी एफआईआर होगी, चालान होगा उस एफआईआर का, तो कोर्ट डिसाइड कर देगा ठीक है गलत है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, पर आपका काम है एफआईआर लॉन्च करना। तो ये 2 टाइम हमने कहा कि एंट्री पॉइंट, एंट्री टाइम एंड उसका जो है एफआईआर लॉन्च करने का टाइम। तो हमने इस प्रकार का एक इस दौरान जो है वो देने का हमने प्रयास किया है। एक और हमने इसमें पॉइंट एक और दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एजुकेशन पर बड़ा जोर दिया, समाज के लिए, सबके लिए, ये नहीं कि दलितों के लिए या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, यानी उनका एक नारा ये था कि शिक्षित बनो, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो हमारा एक तीसरा चक्षु है वो खुल जाता है, और जब तीसरे चक्षु से हम समाज को देखते हैं तो वहां पर एक समता दिखती है, समानता दिखती है, बराबरी दिखती है, भाईचारा दिखता है। ये सब चीजें तब आती है जबकि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। तो इसलिए शिक्षित बनों के लिए हमने, सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, और उस योजना के अंतर्गत मुझे खुशी है कि उस योजना में एक योजना ये है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए बैंक से लोन दिया जा सकता है। हम देखते हैं आज भी, हम लोग जब आते हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, 90, 95, 98% लेके चले हैं, परंतु उनके माँ बाप जो हैं, माँ बाप बहुत गरीब हैं। किस तरह से उन्होंने +2 तक उसको पढ़ाया, उससे आगे पढ़ाने की उनकी जो है हिम्मत नहीं है। तो इसलिए सरकार ने योजना बनाई एजुकेशन लोन फ्रॉम द बैंक्स। पर मैं आपको फिगर दे रहा हूं, आप बड़े हैरत में पड़ जाएंगे कि जब इस प्रकार की योजनाएं हैं और बैंक्स को जो है वो सरकार ही उसमें सपोर्ट करती है, तो वो लोन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो एक फिगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, जो फैसिलिटी सारी ले रहे हैं, गवर्नमेंट से फैसिलिटी पूरी ले रहे हैं, बट दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली सो फार एज द एजुकेशन लोन इज कंसर्न, नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको फिगर अगर आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो मात्र कोई भी बैंक लगभग नहीं दे रहा है। इसमें बाकी बैंक्स चलो अच्छे हैं, उसमें हमारा चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, इस प्रकार के बैंक है। ये अच्छा जो है, एक फिगर में अगर आप नोट कर रहे हैं तो ले सकते हैं। 2011 से 2021 के बीच में, मोटे मोटे तौर से बता रहा हूं मैं, 5 बैंक की बात कर रहा हूं। आपका एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने जो इन दिनों में टोटल जो लिया है, टोटल एप्लीकेशन इनके बाद 361 आई थी, 361 आई, और 361 आई तो इसमें से इन्होंने 302 जो है 302 को जो है वो लोन दिया, और लगभग 386 लोगों को 386 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा अमाउंट है। फिर उसी तरह से आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इसमें भी लगभग 880 लाख रुपया इन्होंने इन दिनों में जो है वो लोन दिया, हालांकि बहुत कम है। यूको बैंक का है 676.35 लाख का है। वैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1762.3 लाख का है, यानी ये भी कम है, पर चलो कुछ कर तो रहे हैं उन बच्चों को जो इनके माँ बाप जो हैं गरीब हैं। और आजकल तो एजुकेशन के लिए गरीब से गरीब किसान भी जो है अपनी जमीन को भी गिरवी रखता है। हमारा क्लास 4 का कर्मचारी है, उसकी सारी तनख्वाह बच्चों की पढ़ाई के लिए लग रही है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें खुशी होती है जब हम आपके माध्यम से मीडिया में आता है कि अखबार बेचने वाले की बेटी IAS बन गई, जब हमारे को आता है कि एक खोखा लगाने वाला व्यक्ति जो है उसका बेटा जो है वो IAS की उसमें सिलेक्ट हो गया। पर जिसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें चाहे एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, HDFC है, ICICI है, इसमें IDBI है, इंडसइंड है, ये है, और J&K बैंक है। इसमें J&K बैंक ने कुल 2 केसेस पिछले 10 सालों में
एजुकेशन लोन के दिए। ये नहीं कि उनके पास जाते नहीं है, बट दे अवॉइड करते हैं कि नहीं भी हमने कौन इस चक्कर में पड़े। तो ये हम इसमें जो कमीशन ने ये लिया है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए केंद्र से भी हम इसकी बात करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी, कि जब इनकी मीटिंग होती है तो इनको आप इतना जरूर कह दें। आज भी मैंने मीटिंग बुलाई थी, आज मैंने समन किया था कमीशन में, अभी इससे पहले मीटिंग हुई चल रही थी कि एजुकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हायर, और उसके साथ जो यानी हमारे बैंक से जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको तीनों को बुलाया था इस इशू पर कि आप ये बताओ, फिगर दीजिए कि ये बैंक्स जो है एजुकेशन लोन में कितना कितना बैंक जो है वो पैसा दे रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हमको इसमें जब कोऑपरेटिव बैंक भी दे रहे हैं, चाहे हमारा वो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे हमारा वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, हाँ इतना जरूर है जो इंदिरा बैंक जो हमारे सोलन का है ये भी इसमें जो है नहीं दे रहा है। उसका कारण हम उनको पूछ रहे हैं कि क्यों आप इस में जो है वो कोताही कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी फिगर मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये प्राइवेट बैंक्स पर हम जोर डालेंगे, और सारे डीसीज को हमने कह दिया है कि उनको डायरेक्शन दी है कि जब भी आप बैंक्स की मीटिंग करते हैं तो उसमें इतना जरूर कह दो कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, 12 प्राइवेट बैंक है, आप एक लड़के या एक लड़की को कम से कम साल में एक लोन जरूर आप उनको दीजिए, कम से कम एक लोन। कम से कम वो 12 बच्चे जो हैं कहीं हायर एजुकेशन में आगे तो जा सकेंगे। फिगर छोटी है पर दे विल बी एनकरेज्ड। पहले साल उनको ये होगा, उसका दूसरे साल वो 5 को दे दें, 10 को दे दें। तो एक शुरुआत हमने कहा डीसी साहब को, और आज हमने एजुकेशन सेक्रेटरी को भी कहा है और अपने डायरेक्टर एजुकेशन को भी कहा है और बैंक के जो कोऑर्डिनेटर उनको भी कहा है, क्योंकि इनकी यदा कदा या हर महीने मीटिंग होती है तो वो उसमें इस तरीके का एजुकेशन लोन जो है वो करे, दे इनको हमारे को। एक और इशू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इश्यूज तो बहुत है पर चलिए, क्योंकि थोड़ा एक अभी सरकार की पिछले दिनों से काफी सालों से चल ये रहा है कि रिक्रूटमेंट जो है वो बैकडोर एंट्री हो रही है। बैकडोर इन द सेंस कि कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल रख रहे हैं, वे ठेकेदार को दे दिया, वो ठेकेदार जो है वो उनको एम्प्लॉय कर रहा है, या आउटसोर्स की बात हम कर रहे हैं, आउटसोर्स प्रोसेस है, उसके माध्यम से भी रिक्रूटमेंट हो रही है। और अभी मल्टीटास्क वर्कर की बात चल रही है। मल्टीटास्क वर्कर की भी अभी जैसे नोटिफिकेशन हुई उसमें 5000 मल्टीटास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी में जो है वो जो है वो रिक्रूट किए जा रहे हैं। हम इसमें सीधे से कहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको जो है आप डिफाई कर रहे हैं। डिफाई इसलिए कि जो आपकी रिजर्वेशन और जो रोस्टर पॉलिसी है वो पॉलिसी आप वायलेट कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अनुसूचित जाति को हिमाचल प्रदेश में 25% की आबादी है, तो 25% के आधार पर आउटसोर्स में हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, मल्टीटास्क वर्कर हो, तो वो उनको वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए उनको अलग से प्रावधान किया जाए। शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, वट एवर इट इज, बट कमीशन इज फॉर शेड्यूल कास्ट, तो आई विल स्पीक फॉर शेड्यूल कास्ट। तो वो अलग से उसका प्रावधान जो है सरकार करे, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी रख देंगे, थोड़े से 2-3 साल के बाद उसका एजिटेशनल रूप हो जाता है, डिमांड उठती है, और बात भी सही है, थोड़े से पैसे में कब तक काम करेंगे, तो डिमांड उठती है तो उनको फिर रेगुलराइज कर दिया जाता है। और जब रेगुलराइज करते हैं तो उसके बाद वो अनुसूचित जाति का जो कोटा है वो उसका कहीं पता ही नहीं चलता कहाँ हुआ, रेगुलर हो गए। अब मान लो ये 5000 मल्टीटास्क वर्कर होंगे, ये ठीक है कि इसमें एक नंबर जो है, एक नंबर 10 नंबर में से एक नंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को दिया गया है। ठीक है, कुछ उनकी सोच इस तरफ को बनी है, परंतु इससे बात बनने वाली नहीं है। एक नंबर दे के आप 3 कैटेगरी को एक नंबर दे रहे हैं, परंतु जो शेड्यूल कास्ट का ड्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जस्ट राइट है, जो वो उनको मिलना चाहिए। ये हमने वी हैव एडवाइज्ड द गवर्नमेंट, वी हैव गिवन आवर ओपिनियन। जो अपना कमीशन है उसका ये ओपिनियन हमने दिया है।
तो कुछ बातें आपके ध्यान में मैंने डाली है और मुझे खुशी है कि आप